क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज स्टेनो स्किल टेस्ट 2024 ग्रेड सी टेस्ट संख्या 4 प्रारंभ करते हैं 10 सेकंड के अंदर। महोदय, दारा मुगल सम्राट शाहजहां के सबसे बड़े बेटे और सूफी मत के अनुयायी थे। वह सूफियों के कादरी सिलसिले से जुड़े हुए थे। उन्होंने खुद को इस्लाम तथा हिंदू धर्म के बीच आध्यात्मिक समानताओं को खोजने में पूर्णतः समर्पित कर दिया था। उनका मानना था कि उपनिषद एक गूढ़ ज्ञान छिपाए हुए है जो इस्लाम की सूफी परंपरा से मेल खाते हैं। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी जिनमें मजमा उल बहरैन प्रमुख है, जिसमें सूफी मत और वेदांत के बीच समानताओं का विश्लेषण किया गया है। उन्होंने ये काम धार्मिक विद्वानों से संवाद, अपने आध्यात्मिक अनुभवों और धार्मिक सहिष्णुता की भावना के आधार पर किया। हिंदू पंडितों की सहायता से किया गया। यह प्रयास केवल एक भाषाई अभ्यास नहीं था, बल्कि हिंदू और इस्लामिक परंपराओं के बीच बौद्धिक और आध्यात्मिक विभाजन को पाटने का एक महत्वपूर्ण प्रयास भी था। दारा सिकोह विभिन्न धार्मिक समुदायों को एक मंच पर लाने और संवाद को बढ़ावा देने में विश्वास रखते थे। उनके लिए धर्म केवल आस्था का विषय नहीं था, बल्कि एक ऐसा माध्यम था जिससे समाज में समरसता लाई जा सकती थी। दारा के जीवन का सबसे दुखद मोड़ तब आया जब शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद मुगल सल्तनत में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष छिड़ा। उस संघर्ष में उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी उनका छोटा भाई औरंगजेब था। यह केवल दो भाइयों के बीच सत्ता की लड़ाई नहीं थी, बल्कि दो अलग अलग वैचारिक दृष्टिकोणों का टकराव भी था। दारा समावेशता, धार्मिक सहिष्णुता और बौद्धिक स्वतंत्रता के प्रतीक थे, जबकि औरंगजेब एक अधिक रूढ़िवादी और केंद्रीकृत शासन प्रणाली की ओर बढ़ रहा था। 1659 में औरंगजेब की जीत और दारा की हत्या मुगल इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। उस घटना ने न केवल साम्राज्य को एक संकीर्ण शासक की ओर मोड़ा, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के भविष्य को भी प्रभावित किया। कई इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि यदि दारा सिकोह सत्ता में आते तो संभवतः मुगल शासन धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समावेशता के नए आयाम छूता। दारा का सोच एक ऐसे समाज की ओर इशारा करता है जहां धर्म और दर्शन संकीर्ण दायरों में बंधने के बजाय आपसी संवाद और समझदारी को बढ़ावा दे। भारतीय समाज में पंथ निरपेक्षता, राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक नीतियों पर जारी बहस के बीच दारा सिकोह की विचारधारा और योगदान को फिर से समझने की आवश्यकता है। आज न सिर्फ भारतीय मुसलमान समाज, बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज को दारा जैसे विचारशील व्यक्तियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। एक सही रोल मॉडल ही समाज को बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर कर सकता है। कार्मिक लोक शिकायत कानून एवं न्याय संबंधी संसदीय समिति ने बीते वर्ष 91 आईएएस अधिकारियों की ओर से अचल संपत्ति का विवरण न दिए जाने का उल्लेख करते हुए जो कहा कि ऐसे अफसरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है।
इसमें संदेह है कि ऐसे किसी प्रावधान से आईएएस अफसर भय खाएंगे। यदि ऐसा कोई प्रावधान बन भी जाता है तो ये अफसर उसमें आसानी से छिद्र तलाश लेंगे। बहुत संभव है कि शीर्ष नौकरशाह प्रविधान ही ऐसे तैयार कराएं जिससे अपनी संपत्ति का विवरण न देने वाले आईएएस अफसरों के खिलाफ ठोस कार्रवाई संभव ना हो सके। आखिर यह एक तथ्य है कि नियम कानून बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी का लाभ उठाकर वह ऐसी व्यवस्था नहीं बनने दे रहे हैं जिससे उन्हें जवाबदेह बनाया जा सके अथवा उन्हें उनके भ्रष्टाचार से रोका जा सके या फिर उन्हें इसके लिए दंडित किया जा सके। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार का एक कारण नौकरशाहों का रवैया है। यदि वे चाह लें तो प्रशासनिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार पर प्रभावी ढंग से अंकुश लग सकता है। ध्यान रहे कि यदि नेता भ्रष्टाचार करने में समर्थ रहते हैं तो नौकरशाहों की मदद से ही नौकरशाह न केवल नेताओं के भ्रष्टाचार में मददगार बनते हैं बल्कि ऐसे जतन भी करते हैं जिससे खुद उनके भ्रष्ट तौर तरीकों का पर्दाफाश न हो सके। यही कारण है कि रह रहकर ऐसे भ्रष्ट नौकरशाहों का मामला सामने आता रहता है जिनके पास अकूत चल अचल संपत्ति होने का पता चलता है। यदि यह सोचा जा रहा है कि नौकरशाहों की ओर से अपनी संपत्ति का विवरण सार्वजनिक करने से उनके भ्रष्टाचार पर अंकुश लग जाएगा तो यह एक दिवा स्वप्न ही है। अच्छा हो कि इससे आगे कुछ सोचा जाए। सबसे पहला काम तो प्रशासनिक सुधार का किया जाना चाहिए। यह निराशाजनक है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के तमाम दावों के बाद भी मोदी सरकार प्रशासनिक सुधारों को इस तरह आगे नहीं बढ़ा सकी है जिससे नौकरशाही के भ्रष्टाचार पर रोक लग सके। समस्या केवल यह नहीं है कि आईएएस अफसरों के भ्रष्टाचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। समस्या यह है कि अन्य सरकारी अधिकारियों और यहाँ तक कि कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के किस्से खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि केंद्र सरकार की शीर्ष नौकरशाही के भ्रष्टाचार पर एक बड़ी हद तक लगाम लगी है क्योंकि निचले स्तर पर पहले की ही तरह भ्रष्टाचार व्यक्त है। इस भ्रष्टाचार के चलते न केवल विकास एवं जन कल्याण की योजनाएं प्रभावित होती हैं बल्कि आम लोगों को सरकारी विभागों से अपने छोटे मोटे काम करने में भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। भारत में जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के साथ लोगों के गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए पेंशन और हेल्थ केयर सुविधाओं की अनिवार्यता भी बढ़ती जा रही है। देश के सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत बनाने के लिए यूनिवर्सल पेंशन योजना के रूप में सरकार का एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है जिसके अंतर्गत 18 साल से अधिक का कोई भी व्यक्ति स्वैच्छिक अंशदान कर 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन पाने का हकदार बन सकता है। छोटे दुकानदारों स्वरोजगारों श्रमिकों गिग श्रमिकों आदि के लिए बनाई जा रही इस यूनिवर्सल पेंशन द्वारा सरकार पेंशन संरचना को और अधिक सरल बनाना चाहती है। इस योजना का कार्यान्वयन भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा किए जाने से सरकार पर आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा।